नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां देते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि समाचार पर। पान विकास योजना के तहत मगही एवं देसी पान की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा अनुदान। बरसात के मौसम में पशुओं को संक्रामक बीमारी से बचने के लिए करें बेहतर उपाय। तालाब के किनारे करें केले की खेती, बढ़ेगा मुनाफा। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या सिन्हा। अब खबर विस्तार से। बिहार की उपजाऊ मिट्टी और समृद्ध परंपरा ने देश को कई खास फसलें दी हैं और उन्हीं में से एक है पान। जी हाँ, मिथिला से लेकर मगध और तिरहुत तक बिहार के पान की अपनी एक अलग पहचान है। अब इसी पारंपरिक खेती को नई उड़ान देने के लिए बिहार सरकार ने राज्य के 7 जिले में शुरू की है पान विकास योजना। योजना के तहत मगही एवं देसी पान की खेती करने वाले व्यक्तिगत कृषकों एवं एलपीसी के सदस्यों को न्यूनतम 100 वर्ग मीटर से अधिकतम 300 वर्ग मीटर तक के खेती के लिए अनुदान मिलेगा। लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। बरसात का मौसम जहां किसानों के लिए राहत लेकर आता है, वहीं यह पशुपालन के लिए चुनौतियों से भरा होता है। पानी भराव, बीमारियों का खतरा और चारे की कमी, ये सभी पशुओं के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए पशुपालक किसान भाई इस मौसम में अपने पशुओं का उचित प्रबंधन करें। हर ओर पानी, कीचड़ और उमस भरी हवा। ऐसे मौसम में जहां इंसान खुद को संभालने में जुटा होता है, वहीं पशुपालकों के सामने एक और बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपने पशुओं की सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखना। पशुपालक किसान भाई इस मौसम में पशुओं को सूखा और ताज़ा चारा ही दें, क्योंकि बारिश के कारण चारा गीला या सड़ सकता है, जो पशुओं में दस्त और पाचन संबंधी रोगों का कारण बन सकता है। इसके अलावा भारी बारिश में बीमारियां तेज़ी से फैलती हैं। खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, थनैला जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद ही जरूरी है। पशुपालक किसान भाई, पशु हमारे साथी हैं, हमारी आमदनी का आधार भी है। ऐसे में उनका सही प्रबंधन ही उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखता है। तालाब के किनारे केले की खेती एक ऐसा तकनीक है जो न केवल किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन में भी मदद करता है। तालाब के किनारे केले की खेती करने से किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। केले के पौधे को अच्छी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है और तालाब के किनारे स्थित होने से जल आपूर्ति आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तालाब के किनारे की मिट्टी में नमी और पोषक तत्वों की अधिकता होती है, जो केले के पौधों के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा केले की जड़ें मिट्टी को बांधने में मदद करती हैं, जिससे कटाव रुकता है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। यह तालाब के आसपास की भूमि को भी उपजाऊ बनाए रखने में सहायक है। बिहार में नींबू की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसकी मुख्य वजह है उन्नत प्रभेदों का विकास, जिससे किसानों को अधिक पैदावार और बेहतर गुणवत्ता के फल मिल रहे हैं। प्रमुख उन्नत प्रभेदों में कागजी नींबू, प्रभा नींबू, पंत नींबू 1 और बीजू नींबू शामिल हैं। ये प्रभेद अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबी सेल्फ लाइफ के लिए जाने जाते हैं। खेती में मेहनत तो जरूरी है, लेकिन आज की खेती स्मार्ट भी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ आज हम बात करेंगे कि ऐसे कृषि यंत्र कल्टीवेटर की जो खेत की जुताई से लेकर खरपतवार नियंत्रण तक हर काम में किसानों का भरोसेमंद साथी बन गया है। ट्रैक्टर से जुड़कर काम करने वाला यह यंत्र मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे बीज बोने में आसानी होती है और फसल का उत्पादन भी बेहतर होता है।
पारंपरिक हल की तुलना में यह तेज, कारगर और कम मेहनत वाला साधन है। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू एवं प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1500 रुपये से 1550 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1400 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1450 रुपये से 1600 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नज़र मौसम के पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे, जिस कारण वातावरण में नमी रहेगी। हालांकि शाम तक कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार और जाना कृषि से जुड़ी तमाम नई बातें, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मत्स्य से जुड़ी हुई बेहद ही जरूरी और संवेदनशील कड़ी पर, मछलियों में होने वाली बीमारियां और स्वास्थ्य प्रबंधन पर। जिस तरीके से आज पूरे देश भर में मछली पालन व्यावसायिक और जीविका के लिए किया जा रहा है, ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मछलियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, क्योंकि जरा सी चूक पूरे तालाब के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सहायक निदेशक मत्स्य विभाग डॉक्टर टुनटुन सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर कार्यक्रम की शुरुआत के साथ हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मछलियों में बीमारियां होती हैं, तो कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो मछलियों में पाई जाती हैं और कैसे इसके बारे में पता चलेगा? नमस्कार किसान बंधुओं, सही फरमाया मैडम आपने। प्रबंधन के दृष्टिकोण से मछली पालन को अगर हम देखें तो मछली का बीज का प्रबंधन, मछली के आहार का प्रबंधन, मछली में जिस तालाब में पाली जाती है उसका जो है मिट्टी और पानी का प्रबंधन और मछली के स्वास्थ्य प्रबंधन, बीमारी एवं स्वास्थ्य प्रबंधन, ये 4 प्रबंधन के दृष्टिकोण से प्रमुख पहलू है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मछली पालन में ध्यान में रखा जाता है। मछली की बीमारी के वर्गीकरण के बारे में अगर बात करें तो मछली में जो बीमारी होती है एक संक्रमण से होने वाली बीमारी हुआ,
जिसमें आपको बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, प्रोटोजोअन, परजीवी और पैरासाइट ये सब आते हैं। दूसरा हुआ वो कुपोषण से होने वाली बीमारी, जो पोषक तत्व के अभाव के चलते जो मछली बीमार पड़ती है उसे कुपोषण से होने वाली बीमारी बोलते हैं। तीसरा बीमारी का जो प्रकार हुआ उसको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस डिजीज, वातावरण से जो बदलाव आता है उसके चलते जो मछली स्ट्रेस में आती है और उससे जो बीमारी होती है, जैसे कि बरसात के समय में अभी ऑक्सीजन फेलियर, तो वो आपको वातावरणीय बीमारी कहलाएगा। और चौथा बीमारी का जो प्रकार है उसको जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं, जो डीएनए में जो डिटोरेशन आता है मल्टीपल ब्रीडिंग के तहत। एक ही मछली को बार बार अगर आप ब्रीडिंग प्रोग्राम में रखते हैं हैचरी में, तो उससे जो विकृत बीज पैदा होता है उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो इस तरह से मछली की बीमारियों को 4 भाग में बांट करके देखा गया है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि मछलियों में जो बीमारियां होती हैं उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें संक्रमण से होने वाली बीमारी के बारे में, तो इसके बारे में मछली पालक को कैसे पता चलेगा और इसके उपचार क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा। संक्रमण से होने वाली बीमारी चारों बीमारी में सबसे प्रमुख बीमारी में से एक आता है, जिसमें बैक्टीरिया जनित बीमारी यानी जीवाणु से होने वाली बीमारी, विषाणु वायरस से होने वाली बीमारी, पैरासाइट्स से होने वाली बीमारी और फफूंद से होने वाली बीमारी और कीड़ा मकोड़ा से होने वाली बीमारी आता है। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज़ में एक अल्सरेटिव डर्मल नेक्रोसिस, लाल घाव की बीमारी, जिसको एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बैक्टीरिया के साथ साथ पैरासाइट का भी असर देखा गया। इसको पहचानेंगे किसान बंधु, जब भी ये बीमारी होगा तो उनके शरीर पे, मछली के शरीर पे लाल लाल घाव का धब्बा दिखाई देगा और मछली भोजन करना बंद कर देगी। अगर ऐसा सिम्टम किसान भाई को दिखता है अपने तालाब में, मछलियों में, तो वो तुरंत जो है इसके उपचार के लिए मार्केट में ऐसी कोई भी दवा जिसमें ब्रोमीन, आयोडीन, बेंजीनकोनियम क्लोराइड और ग्लूटेरल्डिहाइड एक्टिव कंपोजिशन के रूप में है, उसका उपयोग आप 500 ग्राम से 1 लीटर पर एकड़ के रेट से कर सकते हैं। ऐसी दवा आपको वेटनरी स्टॉक में आपको मिल जाएंगी। दूसरा जो बीमारी है, जो फफूंद से होने वाली बीमारी है, उसको फंगल डिजीज बोलते हैं, सेप्रोलैग्नियोसिस। इसकी पहचान है कि जब बीमार मछली होती है तो उसके शरीर पे रुई की तरह जो है वो धब्बा आपको दिखाई देगा, लगेगा कि इसलिए इसको कॉटन वूल डिजीज कहा जाता है। अगर ऐसा दिखाई देता है तो तुरंत किसान बंधु प्रति एकड़ के दर से 80 से 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जिसको खाने वाला नमक कहते हैं, उसका छिड़काव करेंगे। ठीक नहीं होने पे 3 से 5 दिन पे दोबारा भी उपचार करेंगे। इस तरह से इस बीमारी पे उनको नियंत्रण मिल जाएगा। अगर ये सोडियम क्लोराइड नहीं डाल सकते हैं तो 1 लीटर पर एकड़ के दर से वो फॉर्मेलिन या बेंजीनकोनियम क्लोराइड 80% 1 लीटर पर एकड़ के दर से अगर छिड़काव करते हैं तालाब में तो इस बीमारी से नियंत्रण मिल जाता है। चौथा जो संक्रमण से होने वाली प्रमुख बीमारी है, जिसको आर्गुलोसिस बोलते हैं, जिसको मछली का ढील भी कहते हैं। जब पानी पॉल्यूट ज़्यादा होता है तो मछली के शरीर पे कीड़ा फट जाता है, आर्गुलस नाम का कीड़ा, इसलिए इस बीमारी को आर्गुलोसिस कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि जब मछली के शरीर पे कीड़ा फट जाएगा तो वो मछली असमय उछल कूद ज़्यादा मचाएगी, इसके बाद में वो भोजन छोड़ देगी, शरीर के ऊपर अत्यधिक लसलसा पदार्थ का स्राव दिखाई देगा और तालाब के किनारे आके शरीर को घसीटने का काम करेगा। ऐसा अगर दिखता है किसान बंधुओं को तो तुरंत जो है, पहले तो लोग मिट्टी, तेल और डीजल का प्रयोग किया करते थे, लेकिन आज के डेट में 10% सैपरमेथ्रिन या आइवरमेक्टिन या डेल्टा मेथिलीन बेस्ड मेडिसिन, जिसमें एक्टिव कंपोजिशन में हो, जैसे कि क्लीनर है, टीनिक्स है, टीक आउट है, आर्गो क्योर है, पाराक्योर है, ये अलग अलग हो सकते हैं दवा का। 80 से 100 ml की दर से 3 दिन के अंतराल पे कम से कम 2 से 3 बार अगर छिड़काव करते हैं 80 से 100 ml के दर से धूप रहने पे, तो ये आर्गुलस का संक्रमण जो है उनको कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। अगला जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है उसको गिल रॉट डिजीज, गलफरा सड़ने की बीमारी बोलते हैं। गलफरा में देखिएगा उजला उजला रिंग के तरह, मतलब मोती के माला के तरह उजला उजला फफोला हो जाएगा और बाद में जो है वो गलफरा जो है सड़ने लगता है। इसको गिल और गिलार्ड्स बोलते हैं। ऐसा अगर है तो एंटीबायोटिक का प्रयोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 1 मिलीग्राम 1 ग्राम पर केजी भोजन के हिसाब से 5 दिन तक लगातार देना है। और अगर तालाब में छिड़काव करना है तो 1000 केजी मछली पे 80 से 100 ग्राम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का 100 लीटर पानी में घोल बना के अगर छिड़काव करते हैं,
4 से 5 दिन तक। याद रहे किसान बंधुओं, एंटीबायोटिक सिंगल डोज से नहीं जाता है, चाहे वो भोजन के थ्रू जाए या तालाब में जाए। कम से कम 5 से 7 दिन तक अगर आप छिड़काव करेंगे तो इस तरह से गलफड़ा सड़ने की बीमारी से आपको नियंत्रण मिल जाएगा। तो ये कुल 4 जो है प्रमुख संक्रमण से होने वाली बीमारियाँ हैं। सर, आपने बताया कि किस तरीके से इस संक्रमण से जो है मछलियाँ बीमार पड़ जाती है, लेकिन अगर बात करें कुपोषण की वजह से, तो कुपोषण भी एक मुख्य कारक बनता है मछलियों को बीमार करने में। किस तरीके से मछलियां जो हैं कुपोषण की वजह से बीमार पड़ती हैं और इसमें मछली पालक क्या उपचार कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मछली की अच्छी वृद्धि के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट संतुलित मात्रा में और उम्र और अवस्था के अनुसार जो है मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके तहत जो है प्रोटीन की मात्रा जो है वो 20% से लेकर 32% के बीच का भोजन, शुरू में ज़्यादा प्रोटीन, बाद में कम प्रोटीन दिया जाता है। फैट की मात्रा जो है 3 से 5% के बीच में रहनी चाहिए, शुरू में जो है ज़्यादा फैट, बाद में कम फैट दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोटीन एनर्जी रिक्वायरमेंट घटता है, तो प्रोटीन फैट का परसेंटेज उम्र के और अवस्था के अनुसार घटाना चाहिए। तो इनकी कमी से जो बीमारी होता है उसको माल न्यूट्रिशन डिजीज और कुपोषण से होने वाली बीमारी बोलते हैं। तो अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो मछली जो हमें 8 महीना में, 6 महीना में केजी 2 केजी का मिलना चाहिए, वो हमें आधा केजी से ज़्यादा का प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संतुलित भोजन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। फैट अगर ज़्यादा देगा तो फिर वो लिवर सिरोसिस और लिवर डिजनरेशन की डिजीज का सामना करना पड़ता है। उसी तरह से जो मिनरल मिक्सचर है, सूक्ष्म खनिज तत्व, उसकी कमी से 1% बॉडी वेट, जो भी जितने भोजन हम देते हैं उस भोजन का 1% के रूप में मिनरल मिक्सचर जाना चाहिए। मिनरल मिक्सचर की अगर कमी है तो चोंटा झड़ने लगता है, जिंक की कमी है तो चोंटा झड़ने लगता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम की कमी है तो एग और स्पर्म का फॉर्मेशन कम होता है। तो अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो टेढ़ा मेढ़ा मछली दिखाई देगा। तो संतुलित भोजन का मतलब यह है कि 1 केजी भोजन में 20 से लेकर के 30% के बीच में प्रोटीन होनी चाहिए, फैट जो है 3 से 5% के बीच में होनी चाहिए, 1% जो है मिनरल मिक्सचर होना चाहिए और 1 केजी भोजन में कम से कम 1 ग्राम मल्टीविटामिन्स का मिक्सचर होना चाहिए। तब वो संतुलित आहार होगा और कम समय में अधिक से अधिक पैदावार किसान बंधु ले सकते हैं। दर्शकों, अगर आप मछली पालक हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप मछलियों को संतुलित भोजन दें ताकि वो कुपोषण का शिकार ना हो। सर, अगर बात करें वातावरण में बदलाव की वजह से होने वाली परेशानियों की, तो वातावरण में जब बदलाव होता है तो किस तरीके से मछलियों को परेशानी होती है और उससे मछलियाँ कैसे बीमार पड़ती हैं? वातावरण के बदलाव से सबसे प्रमुख बीमारी जो है उसको ऑक्सीजन फेलियर की बीमारी, जिसको ऑक्सीजन टेंशन डिजीज कहते हैं। जब तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा हो, आर्द्रता 75% से ज़्यादा हो, आकाश में बादल लगी हुई हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत कम हो, तो आपको मछली में घुलनशील पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और मछली ऊपर आके सांस लेने लगती है और मछली मरने लगती है। अगर ऐसा है तो किसान बंधु सवेरे शाम एरेटर का प्रयोग 2-2 घंटा करें, नहीं तो मार्केट में उपलब्ध जो भी कैल्शियम पेरोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड मेडिसिन है, जैसे O2 मैक्स, O2 प्लस, एडॉक्सी, ऑक्सीग्रो, ऑक्सीफ्लो 400 ग्राम पर एकड़ के दर से अपने तालाब में छिड़काव करें तो ऑक्सीजन टेंशन डिजीज से निजात पाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्रमुख जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। दर्शकों, आज के अंक में हमने जाना किस तरीके से मछली पालकों को मछलियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर कुपोषण की शिकार मछली ना हो और साथ ही साथ संक्रमण की शिकार अगर मछलियाँ होती हैं तो उसमें क्या कुछ उपचार किया जाए, इस पर आज हमने चर्चा किया। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे कृषि योजना के विषय में। भारत सरकार ने कृषि से जुड़ी कई योजनाएं बनाई हैं, उन्हीं योजनाओं में से एक योजना पर जानेंगे इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान
किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी काफ़ी बेहद विस्तृत जानकारियां हासिल की। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। आप इसे अवश्य ही अपनाएंगे और अपनी तरक्की सुनिश्चित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नवीन जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।